हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी सतीश कुमार और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटेंसी की क्लास। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहता है सर। और आपका जो पासिंग मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है वो 40% होता है। और ओवरऑल अगर आपको पूरे फाउंडेशन के ग्रुप को क्लियर करना है तो यू नीड 50% मार्क्स। ठीक है सर। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, अकाउंटिंग के पेपर में आप आसानी से 70 to 90% मार्क्स ले सकते हो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। तो 2 पेपर के जो मार्क्स है वो आप अकेले इस पेपर में और आपको ये टॉप करवा सकता है फाउंडेशन के अंदर। और बहुत अच्छे मार्क्स आप फाउंडेशन के अंदर लेके आ सकते हो इफ़ यू हैव द गुड कमांड ओवर योर अकाउंटिंग पेपर। ठीक है सर। तो पूरा का पूरा जो हमारा अकाउंटिंग का पेपर है, इसको स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और साथ के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस पेपर में से कितना कितना हमारे मार्क्स आएंगे, तो अकॉर्डिंगली हम आगे अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है सर। तो वैसे मैं वेटेज पे ऑलरेडी क्लास दे चुका हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला जो आपके टोटल अगर आप देखोगे तो देर आर द 11 चैप्टर्स। आपके 11 चैप्टर हैं इसके अंदर। तो हर एक चैप्टर का अकॉर्डिंगली उन्होंने वेटेज दिया है। तो 4 इन्होंने सेट बनाए हैं 11 चैप्टर की और अकॉर्डिंगली वेटेज दिया। तो सबसे पहला जो सेट है वो सर चैप्टर नंबर 1 का। अकेले चैप्टर नंबर 1 में से आपको 5 से 10% का पेपर आने वाला है और एक प्योर थ्योरी है सर। आपका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो आपका यही है। ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। कुछ कुछ पोर्शन है जहाँ पे क्राइमिंग का पोर्शन रहेगा, वो आप साथ के जैसे वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा। बाकी आप कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा इस पर टाइम लगेगा नहीं, आप इजीली इसको कवर कर पाओगे। सेकंड जो आपका चैप्टर है, सेकंड टू 6 चैप्टर का इन्होंने एक सेट बनाया, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि 30 to 35% का आपका यहाँ से पेपर आएगा। बहुत ही अच्छा कवरेज है। टोटल 5 चैप्टर इन्होंने रखे हैं। 5 चैप्टर में से और पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल है। इसमें आपका एक अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 का जो यूनिट नंबर 1 है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम यहाँ पे सीखेंगे अगर सही सही बात करें तो। ठीक है सर। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, वेरी इजी टॉपिक। इन्वेंटरी, वेरी इजी टॉपिक। डेप्रीशिएशन का आपका टॉपिक रहने वाला है, बिल्कुल आसान आसान टॉपिक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइजरी नोट, बहुत ही इजी टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। आराम से आप 30-35% का कवरेज यहाँ से कवर कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं आपके फाइनल अकाउंट। तो 7, 8 और 9 तीन चैप्टर्स में से इन्होंने क्या किया है, 20 to 25% का यहाँ पर कवरेज दिया है। ठीक है सर। एक ग्रुप बनाया, थर्ड जो ग्रुप है 20 to 25% का। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छी तरह करे होंगे तो ये वाला पार्ट आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। दूसरा इन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल यहाँ पे कवर कर लिया। थर्ड इन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पे कवर कर दिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला सर, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के अकाउंट्स। एक सिंगल चैप्टर है, 4 नंबर जो सेट बनाया वहाँ 15 से 20% का आपका कवरेज दिया है। मार्क्स भी अच्छे हैं, टॉपिक भी इतना टाइट नहीं है, इजी सा टॉपिक है। कंपनी अकाउंट वेरी इजी टॉपिक, 15 से 25% का कवरेज आपका यहाँ पे है। 5 नंबर जो सेट बनाया, तो टोटल 11 चैप्टर धार दिया। 1 बाय 1 करके हम कवर करेंगे। आपके टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जो फाउंडेशन के अंदर कवर किए हैं आपकी फाउंडेशन को बिल्ड। और अगर आपका बैकग्राउंड जो है तो +2 का और +1 का अगर कॉमर्स का है तो आपके लिए और ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ यू विल वॉच द क्लासेस प्रॉपरली, यू विल प्रैक्टिस इट, यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम, दैट्स इट। ठीक है सर। तो ये हमारा था आज का ओवरऑल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी कि पेपर के अंदर हमारा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और कितने हमारे पेपर और किस किस पर्टिकुलर चैप्टर की क्या क्या वेटेज है सर, वो हमने यहाँ पे पूरी डिटेल में डिस्कस करी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन का यूनिट नंबर 1 जो है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी है। इसको इस पूरे के पूरी जो हमारी पीडीएफ है इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है।
तो पार्ट 1, ताकि एक तो वीडियो आपकी लेंदी नहीं होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह बिल्ड हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट होगी, क्योंकि सर थ्योरी का पोर्शन है, तो वी विल बी कवरिंग इन 2 पार्ट्स, ठीक है। और टॉपिक बहुत इजी है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो मेन जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर मेनली फोकस रहेगा, और थोड़ा सा अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जिसमें हम बिजनेस का फ्लो कैसे रहता है, बिजनेस किस तरह होता है, उस चीज़ की हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। साथ के साथ हम एक एग्जाम्पल से पूरा का पूरा आज का जो लेक्चर है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। तो करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है सर हमारा, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है आईसीआई की तरफ से इंट्रोडक्शन, ठीक है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि सर अकाउंटिंग है क्या। पहला क्वेश्चन है, अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करें, कोई टेक्निकल डेफिनेशन या कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो अकाउंटिंग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अकाउंटिंग एक लेखा जोखा है। अकाउंटिंग इज एक लेखा जोखा है, उससे ज्यादा अकाउंटिंग आपका कुछ नहीं है। अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ लेखा जोखा है, मतलब हिसाब किताब। जहां पर भी सर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है ना, वहां पर अकाउंटिंग ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। सर अकाउंटिंग करता कौन है? सर अकाउंटिंग एक छोटे से पर्सन से लेके, एक इंडिविजुअल से लेके और बड़े से बड़े कॉर्पोरेट, हर एक लेवल पे अकाउंटिंग होती है। इवन आप खुद भी अकाउंटिंग करते हो, आपको जो पॉकेट मनी मिलता है आप भी अकाउंटिंग करते हो कि सर ये मेरे को 1000 रुपीज दिए पापा ने, यहाँ यहाँ मैंने पैसा लगाया, ये मेरा खर्चा हुआ, ये मेरी बचत हुई, तो आप भी एक अकाउंटिंग कर रहे हो। बट आपकी अकाउंटिंग का लेवल बहुत छोटा है, आप उसको अपनी डायरी में नोट कर लेते हो। ऐसे एक इंडिविजुअल जो सैलरी ले रहा है, ठीक है, वो भी अपनी अकाउंटिंग करता है कि सर एक महीने में मैंने इतनी सैलरी आई, मैंने यहाँ यहाँ पैसे लगाए और ये मेरी सेविंग हुई, ठीक है। आपकी जो मदर है घर पे वो भी अकाउंटिंग करती हैं कि सर इस महीने का राशन है वो ऐसे ऐसे करके कवर करना है, ठीक है। उनसे बढ़िया तो कोई अकाउंटेंट हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। ऐसे ही क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो भी अपना रेवेन्यू अर्न करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, तो वो भी अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट के, उनमें भी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो हर एक कोई ये जानना चाहता है कि सर जो पैसा हमने आया है उसकी हमने एप्लीकेशन कहाँ करी और नेट हमने कितना बचाया, ठीक है सर। ये क्लियर होते ताकि नेक्स्ट मंथ में हम कुछ ऐसे एक्सपेंसेस ना करें जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो वो वाली चीजें आपकी यहाँ पे आती हैं। अकाउंटिंग का जो एक जनरल पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि सर हम कहाँ कहाँ से अपने खर्चे बचा सकते हैं, कौन से अनवांटेड एक्सपेंसेस जो हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं जिससे हमारी बचत ज्यादा हो। ऐसे ही क्या होता है, बिजनेसमैन की जो अकाउंटिंग होती है, वहां पर अकाउंटिंग, हम जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो बिजनेसमैन की अकाउंटिंग। वैसे अकाउंटिंग का मीनिंग सर बहुत ज़्यादा वाइड मीनिंग है, ठीक है। तो अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्यों आया, उसके पीछे रीजन था। क्या होता है कि जैसे अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे या एक छोटे लेवल पे देखोगे तो आपको ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं दिखेगी। अकाउंटिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा बल्क में ट्रांजेक्शन होती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको क्या है, एक कॉपी के ऊपर नोट करना आसान नहीं होता सर। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की जरूरतें डेवलप हुई, और जैसे जैसे जरूरत बनी उसी हिसाब से अकाउंटिंग के प्रोसेसेस डेवलप हुए कि सर जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं सबसे पहले हम उसको नोट करेंगे। फिर सर हम साल के एंड में ये जानना चाहेंगे कि सर जो हमने बिजनेस किया है उस बिजनेस में हमें घाटा हुआ है या फायदा हुआ है, ठीक है। वो भी एक रिक्वायरमेंट बन गई थी। फिर सर अब घाटा हुआ फायदा हुआ, आगे हमें अगले साल हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है सर। तो ये मोटा मोटी क्या थे कि कुछ क्वेश्चन थे, तो उनको ये रिजल्ट चाहिए थे। बिकॉज ऑफ दैट अकाउंटिंग का प्रोसेस आपका डेवलप हुआ धीरे धीरे। जैसे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे तो अकाउंटिंग का पूरा प्रॉपर जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको अकाउंटिंग का मतलब पता लगेगा कि रियल में अकाउंटिंग है क्या, ठीक है सर। अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल कवर करते हैं। ये आपको एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया भी अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग कुछ नहीं है, जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन ट्रांजेक्शन्स का हम क्या करते हैं, एक एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं कि सर हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में। पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है, उसके बेस पे जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं हम देखते हैं कि सर हमारे पास एज ऑन डेट क्या क्या बैलेंसेस बचे हैं और आगे हमें फर्दर बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ओनर का डिसीजन होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसका डिसीजन होता है। बाकी और यूजर होते हैं
बैंक ने से हमने लोन लिया हो तो वो भी हमारी बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड होता है, वो भी जानना चाहता है कि सर क्या हमें इसको क्या बोलते हैं कि आगे फर्दर लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके लिए उन्हें क्या जरूरत होती है, हमने जो एक साल में पर्टिकुलर ईयर में जो बिजनेस किया उसके रिजल्ट हमें उन्हें देने पड़ते हैं, जिसकी बेस पर वो डिसीजन लेती है। ठीक है सर, ये आगे का टॉपिक है, हम वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम थोड़ा सा एक मैंने आपको बेसिक सा बैकग्राउंड क्लियर कर दिया कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि सर ओनर को भी पता होना चाहिए, एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए, अलग अलग तरह के यूजर होते हैं हमारे फाइनेंशियल के, वो अपना अपना उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए अकाउंटिंग करना जरूरी है ताकि हम अपने बिजनेस के हमें अपने ट्रांजेक्शन के रिजल्ट जान सकें और उन रिजल्ट्स के जो जो यूजर्स हैं मार्केट में उनका यूज करके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन ले सकें, इसलिए अकाउंटिंग जो है आपकी जरूरत आन पड़ेगी। तो ये मैंने आपको नीड बता दी कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अब अकाउंटिंग होती कैसे है वो हम सर जब आपका चैप्टर नंबर 2 होगा ना वहां पर डिटेल में करेंगे हम अकाउंटिंग होती क्यों। ठीक है, तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग रखी माइंड में कि अकाउंटिंग जो है वो एक हिसाब किताब है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेजुअली हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उस एग्जाम्पल से इस पूरे के पूरे आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लोथ का बिजनेस। बिजनेस का नाम रख दिया सर श्री राम क्लॉथ एंड कंपनी। ठीक है सर, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया, नाम भी कहता सर हमने बिजनेस करना है। अब इन्होंने क्या किया सर, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, क्योंकि सर जैसे हमारी बॉडी में ब्लड की इंपॉर्टेंस है, ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मनी की इंपॉर्टेंस है किसके अंदर सर, बिजनेस के अंदर। तो इक्वली मनी हम क्या बोल सकते हैं, मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ब्लड है मनी, जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड की जरूरत है वैसे ही बिजनेस का जो ब्लड है वो मनी है सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इनको बिजनेस स्टार्ट करना था तो इनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने सोचा, एस्टिमेट लगाया कि सर मुझे 10 लाख रुपीज की बिगनिंग में जरूरत पड़ेगी, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए। तो इस इन्वेस्टमेंट का इन्होंने क्या किया, सोल्यूशन निकाला कि सर 5 लाख रुपीज तो मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा है वो मैं यूज करूँ। ठीक है सर, ये तो हो गई सर आपकी कैपिटल जो इन्होंने अपनी सेविंग में से लगा दी। 5 लाख का इन्होंने क्या कर दिया, एसबीआई बैंक से क्या ले लिया सर, लोन ले लिया। तो यहाँ पर दो एक्टिविटीज इन्होंने कर दी। ठीक है, और अकॉर्डिंगली इनके बैंक अकाउंट में कितने आ गए, 10 लाख रुपए आ चुके। फिर उन्होंने कहा सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे शोरूम बनाना है, तो उन्होंने रेंट पे क्या ले लिया, बिल्डिंग ले लिया सर। यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया और बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया। फिर इनका सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि सर मुझे अब बिल्डिंग तो मैंने ले ली, बिल्डिंग के अंदर कस्टमर आएंगे, जो हम कपड़ा लेके आएंगे उसको रखना पड़ेगा, तो फर्नीचर भी इन्होंने क्या कर दिया, बनवा दिया सर। क्लियर। थर्ड इन्होंने क्या किया कि सर अब वहां पे कस्टमर आएंगे, गर्मी का टाइम होगा, तो इन्होंने एसी प्लस फैंस भी वहां पे क्या कर दिए, फिट कर दिए। ठीक है, ओके। ये सब कुछ हो जाने के बाद इन्होंने क्या रखा सर, कहता जी एक एम्प्लॉय भी चाहिए, तो इन्होंने अपना एक एम्प्लॉय भी यहाँ पे रख लिया। अब सर सारा कुछ आ चुका है, अब ऐसे तो है नहीं कि कस्टमर आपकी दुकान में आपकी दुकान देखने आएंगे या फर्नीचर देखने आएंगे, वो तो अल्टीमेटली क्लॉथ खरीदने के लिए आएंगे सर। तो इन्होंने क्या किया, क्लॉथ की परचेजिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है सर, तो ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने क्या किया, मल्टीपल ट्रांजेक्शन करी, परचेज करी, सेल करी, परचेज करी, सेल करी, परचेज करी, सेल करी, काफी सारी ट्रांजेक्शन इनकी हुई। और साल के एंड में इन्होंने क्या किया, अपना सारा परचेज सेल जो खर्चे वर्चे लगे, जो एम्प्लॉय को सैलरी दी, जो रेंट दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, उन सबको करके इन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया 3 लाख रुपीज का पूरे बिजनेस के। ये कैसे प्रॉफिट निकला, कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई, ठीक है सर, किस तरह से रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है, उन्होंने कहाँ पर ट्रांजेक्शन नोट करी, वो हम आगे ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। मतलब पूरे बिजनेस को करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये ताम झाम इनको करना पड़ा, और अल्टीमेटली इन्होंने पहले साल में फर्स्ट ईयर में अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में इन्होंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है सर, अब 31 मार्च को क्या होता है, 31 मार्च को क्या होता है, हमारे पास क्या क्या बचता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे 31 मार्च सर हमारा क्लोज हुआ,
तो हमारे पास क्या बचा, एक तो सर हमारे पास प्रॉफिट बचा 3 लाख का, बिल्कुल। एक हमारे पास फर्नीचर बच गया सर, वो तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली यूज करते रहेंगे ना बिजनेस में, एक बार लगा दिया वो तो लंबे टाइम तक चलेगा हमारा। एसी हमने एक बार लगा दिया वो लंबे टाइम तक चलेगा हमारा, ठीक है। फैंस हमारे पास पड़े हैं, ठीक है सर। कुछ हमारे पास लेबिलिटीज आ गई होंगी, हमने क्रेडिट जो मटेरियल खरीदा था वो उधार खरीदा तो कुछ क्रेडिटर हमारे हो गए, कुछ हमने सेल उधार करी तो कुछ डेटर्स हमारे हो गए। तो ये हमारे एज ऑन डेट क्या है, एसेट्स और लेबिलिटीज। अगर हम बात करें ये हमारा प्रॉफिट है सर, ठीक है। हमारे पास कैपिटल पड़ी है हमारी 5 लाख की, हमारे पास बैंक का लोन पड़ा है 5 लाख का जो हमें देना है, ठीक है सर। तो इसमें से क्या हुआ, फर्नीचर आपकी एसेट हो गई, आपका राइट है। उसके बाद एसी आपकी एसेट हो गई, फैंस आपकी एसेट हो गई, डेटर आपकी एसेट हो गई, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी हो गई, लोन आपकी लायबिलिटी हो गई, और ये आपकी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, ठीक है। ये क्या होती हैं चीजें, रिजर्व एंड सरप्लस एसेट लायबिलिटी, लेटर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार आप आज का जो कंसेप्ट है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है सर। तो ये हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, कुछ एक्टिविटीज इन्होंने करी और उन एक्टिविटीज का क्या हुआ, रिजल्ट आया। तो एक्टिविटीज क्या करी सर इन्होंने, इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख की कैपिटल, ये रेंट दिया, फर्नीचर दिया, फैन उन्होंने खरीदे वो लगाए, एम्प्लॉयज हायर किया, ठीक है, परचेज करी, सेल करी, डेटर से पैसा लिया, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी, दीज ऑल आर, ये सारी इन्होंने एक्टिविटीज करी। तो इन सभी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं सर, दीज आर कॉल्ड ट्रांजेक्शंस। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। इनके रिजल्टेंट हमें क्या मिला सर, पूरे साल में जो हमने ट्रांजेक्शन करी, बिकॉज ऑफ दैट हमें फर्नीचर मिला, बिकॉज ऑफ दैट हमें 3 लाख का प्रॉफिट मिला, बिकॉज ऑफ दैट हमें 5 लाख की कैपिटल मिली, बिकॉज ऑफ दैट हमारी 5 लाख का लोन जो है वो हमारी लेबिलिटी बन गई, बिकॉज ऑफ दैट कुछ हमारे डेटर्स बने, क्रेडिटर्स बने, कुछ हमारे फैंस आ गए, ठीक है सर। ये पूरी की पूरी कहानियां हुई। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो रिजल्ट आया है इन ट्रांजेक्शन का, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस ऑल द ट्रांजेक्शन, ये हमारी ट्रांजेक्शन हुई, ये उसका रिजल्ट है। सो इन रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं सर, इवेंट्स। जो टेक्निकल भाषा में हम बात करें तो दीज आर कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है। तो इट मींस ट्रांजेक्शंस क्या है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो व्हाट आर द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस आर बिजनेस, ए परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, यही होता है। हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस करी, हमने लोन लिया, दिस इज द परफॉर्मेंस, ठीक है। और एन एग्रीमेंट, ये आपकी डेफिनेशन होती है। तो एग्रीमेंट, हमने रेंट, बिल्डिंग को रेंट पे लेने के लिए क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, बिल्कुल। एम्प्लॉय को हमने हायर किया, एक एग्रीमेंट किया एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, यस सर। उसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा, ये खरीदा, दीज आर द ऑल आर द बिजनेस। तो हमने क्या किया, ये परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट है, कुछ हमने परफॉर्म किया, ठीक है। रिलेट कर सकते हो चीजों को। फिर हमने परचेज करा, सेल करा, परचेज करा, दिस, ये हमने पूरा का पूरा बिजनेस किया, ठीक है सर। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी ट्रांजेक्शंस है। तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए, जब भी ट्रांजेक्शन का नाम आए तो जो भी एक्टिविटीज हम पूरे एक साल के अंदर करते हैं, किसी को पैसा देना, किसी से पैसा लेना, परचेज करना, सेल करना, एसेट खरीदना, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना, ये सब ट्रांजेक्शन होती हैं। इन ट्रांजेक्शन के बदले में क्या होता है, 31 मार्च को आपके पास कुछ बैलेंसेस बचते हैं, आपका कुछ बैंक में बैलेंस बचता है, आप प्रॉफिट में गए, लॉस में गए, कुछ रिजर्व एंड सरप्लस बचता है। किसी बैंक को आप धीरे धीरे, हमने ग्रेजुअली लोन चुका भी दिया होगा सर, एक साल हमने किया तो मान के चलो 5 लाख का हमने लोन लिया होगा, तो अब हमारा 4 लाख का लोन बचा है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख का लोन भी दे दिया, ठीक है। तो आपके पास 4 लाख का लोन बचा है। फर्नीचर आपने यूज किया तो कुछ डेप्रिशिएशन करके हमने एक्सपेंस में डाल दिया। जो फर्नीचर हमने 1 लाख रुपए का खरीदा था, 10% डेप्रिशिएशन मान लो, वो 90,000 रुपए की वैल्यू का बचा है। ऐसे ही एसी जो हमने 40,000 की खरीदी थी, अगर हम उस पर 10% डेप्रिशिएशन लगा देते हैं तो वो भी हमारी 36,000 रुपीज की बची है, ठीक है। तो कुछ आपके पास बैलेंसेस बचे हैं कि हमारे पास सर ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी है, ये हमारे पास सोर्सेज है और ये हमारी देनदारियां हैं, ठीक है सर। तो ये जितने भी बैलेंसेस होते हैं, इन सभी बैलेंसेस को हम क्या बोलते हैं सर, दीज ऑल आर कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है सर। तो जो आपका स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर डेफिनेशन दी गई है ट्रांजेक्शन और इवेंट की, वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन इज यूज्ड टू मीन ए बिजनेस, जो मैंने आपको बताया, ए परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट, ठीक है सर। इन सभी को ट्रांजेक्शन बोलते हैं, क्लियर।
अब दूसरा हमारा पार्ट क्या हुआ सर, इवेंट। इवेंट इज यूज टू मीन ए हैपनिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, ए रिजल्ट। सीधी सीधी अगर लैंग्वेज में हम बात करें, इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्लियर। और ट्रांजेक्शन आर ए बिजनेस, ए परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट। तो आपको क्या कर रहा है, इन दोनों डेफिनेशन को अच्छी तरह घोट के पी जाना है सर, क्योंकि जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आपको एज इट इज यही लैंग्वेज आपको वहां पे लिखनी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं और इवेंट्स किसको बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी सर। क्लियर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्या है, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज रनिंग स्टेशनरी बिजनेस, इन्होंने अपना किया और 1 जनवरी को उन्होंने क्या किया, 1,15,000 रुपए के गुड्स खरीदे। तो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, दिस इज द कैपिटल। ठीक है, 1,15,000 रुपए के इन्होंने क्या कर दिया, गुड्स परचेज कर दिए। इसको 147 में इन्होंने बेच दिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है सर। अब हुआ क्या, 1,15,000 का खरीदा, 1,47,000 का बेचा। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है। ही पेज ऑफ द रेंट 5,000, 5,000 रुपए इसने रेंट दे दिया। स्टिल ही गोट हैज द गुड्स ऑफ 15,000, मतलब 1,15,000 के खरीदे, 15,000 रुपए के गुड्स आज भी इसके आ गए। तो इसने क्या किया, 1,00,000 का जो गुड्स था 147 में बेच दिया, 47,000 रुपीज ये प्रॉफिट में। उसमें से 5,000 रुपए इसने क्या कर दिया सर, रेंट दे दिया। तो नेट नेट ये 42,000 के प्रॉफिट में यहाँ पे है। तो ये जो 42,000 का यहाँ पे प्रॉफिट इसने अर्न किया। ये तो एग्जाम्पल थी, आप देख लेना, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, कहता है जी अर्निंग ऑफ 42,000 इज एन इवेंट। ऑब्वियस सी बात है सर, ये ट्रांजेक्शन जो इसने करी परचेज और सेल की, उसका रिजल्ट है ये। और इवेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। आल्सो हैविंग द इन्वेंटरी इन हैंड्स, साल के एंड में इसके पास 15,000 रुपए का गुड्स बचा, तो इसने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन करी, बिकॉज ऑफ दैट इसके पास ही गुड्स बचा, तो ये भी एक बैलेंस है। तो इसको भी हमने क्या बोला सर, इवेंट। दिस इज आल्सो ए रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ठीक है सर। रेंट देना, मनी इन्वेस्ट करना, वो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन है, उनको हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांजेक्शन। मेरे हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई आपकी। ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आप लोगों की आ गई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ओके। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के हम क्या करते हैं, इन्होंने आगे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी हैं। तो आपके पास भी अगर ये पीडीएफ है प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अब सर क्वेश्चन ये आया था कि सर ये पीडीएफ क्या है। गाइस दिस इज द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई। ये आपके प्यारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है जो आईसीआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपकी आईसीआई की वेबसाइट है www.ici.org, उस पर आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके साथ वेबसाइट का। आपको ये भी बता दूंगा कि आप ये कहाँ से आपको मिल सकते हैं, आपको डाउनलोड करने का, उसके ऊपर भी मैं इसी वीडियो में साथ के साथ आपके लिए कवर कर दूँ। ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किया है, इसमें लिखा है कि एवरीबडी वांट्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस। ठीक है सर। अब थोड़ा सा इसके ऊपर पहले थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। एक बात सोचिए आप, मैंने क्या बोला कि ये ट्रांजेक्शन्स हुई इतनी हुई सर, इस बंदे को कैसे पता लगा कि इसने साल के एंड में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। सीधा सीधा क्वेश्चन है सर। पूरे साल में इसने मल्टीपल परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, लाखों परचेज सेल की ट्रांजेक्शन करी होंगी। सेल की ट्रांजेक्शन का तो कोई अंत ही नहीं है सर, क्योंकि इंडिविजुअल को, एंड यूजर्स को उसने मटेरियल, चलो परचेज तो उसने बल्क में कर लिया होगा, सेल तो उसने एक एक इंडिविजुअल पर्सन को बेचा है, तो उसने रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं करी होगी ना सर। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी ट्रांजेक्शन को कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि सर हमने इतने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ये हमने लोन लिया, ये हमने रेंट दिया, ये एवरी डे आपको क्या करना पड़ेगा, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो स्टेप है हमारा अकाउंटेंसी का वो यही है सर, रिकॉर्डिंग। सर जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कहीं ना कहीं लिखेंगे, तभी तो हम इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं ना, हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में। तो वो क्या करते हैं, कुछ बुक्स बनती हैं जिनमें सबसे बड़ जो मेन बुक है वो है जनरल बुक। ठीक है सर। तो जनरल में वो क्या करता है, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और हर एक ट्रांजेक्शन जो आपकी है एक पर्टिकुलर एविडेंस से क्या होती है, सपोर्टेड होती है। जैसे परचेज हमने किया सर, तो परचेज के लिए आपके पास क्या एविडेंस होगा, परचेज का इनवॉइस होगा। जब हम पेमेंट करेंगे
तो रिसीट जो हमें मिलेगी प्लस जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होगी वो उसका प्रूफ होगा कि हमने पेमेंट करी है। ऐसे रेंट जो हम दे रहे हैं, तो रेंट हमने बिल्डिंग पे ली, तो रेंट एग्रीमेंट जो आपका होगा वो क्या होगा सर, आपका क्या बोलते हैं उसको, एक प्रूफ होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि मंथली हम इतना रेंट देते हैं। जो मंथली हम रेंट देंगे, जो खर्चा बुक करेंगे, रेंट एग्रीमेंट उसका प्रूफ होगा और पेमेंट बैंक स्टेटमेंट उसका प्रूफ होगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर एविडेंस से सपोर्ट होती है। ठीक है, सेल के जो बिल होंगे वो सेल जो होगी वो सेल के बिल से होगी। हमने एसी परचेज किया, उसके साथ भी हमारे पास बिल आएगा। तो एवरी ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, इधर वन और मल्टीपल, एक या एक से ज्यादा आपके एविडेंस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक एविडेंस तो आपका होगा ही होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं सर, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने ये ट्रांजेक्शन करी, फिर हम उसको क्या करते हैं सर, रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। वी आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंड देन वी रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमने क्या किया सर, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। यहां तक आपको क्लैरिटी आई मेरे हिसाब से, क्योंकि जब ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तभी तो क्या होगा सर, आपका उसका वो हिसाब किताब रख पाएगा। तो पहला स्टेप हमने क्या सीख लिया यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। दूसरा हमने क्या सीखा सर, रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करी उस ट्रांजेक्शन को हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा, everybody wants to keep the record of all the transactions and events and to have the adequate information about the economic activity मतलब बिजनेस एज एन एड टू डिसीजन मेकिंग। सीधी सीधी बात है सर, यहाँ पर ये इन्होंने जो बात बोली है वो है कि हर एक पर्सन इस दुनिया में जो भी ट्रांजेक्शन, सर एक छोटा सा इंडिविजुअल सैलरी वाला बंदा भी अपना रिकॉर्ड रखना चाहता है, तो हम तो यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड क्यों नहीं रखेगा। तो ये बोलता है सर, एवरीबडी वांट्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है, ताकि वो डिसीजन ले सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सो दैट ही कैन टेक डिसीजंस। अकाउंटिंग डिसिप्लिन हैज बीन डेवलप्ड टू सर्व दिस पर्पस। तो हमारा जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस हमने डेवलप किया है, जो लेखा जोखा करने का प्रोसेस हमने डेवलप किया है, तो सर वैसे तो हम अकाउंटिंग एक सिंपल प्लेन कॉपी पर भी कर सकते हैं, लेकिन जब लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन हो जाता है तो वो चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। तो उसका एक प्रोसेस डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आपको अकाउंटिंग करनी कैसे है। तो उसी की बात ये कर रहे हैं, कहता जी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस डेवलप हुआ उसने क्या किया, इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हमने किए जिनके अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सिंपली आप मान के चलो मनी की जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, विच हेल्प्स टू डेवलप द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग डिसिप्लिन की बात कर रहा है। अकाउंटिंग डिसिप्लिन हैज बीन डेवलप्ड टू सर्व दिस पर्पस एज इट डील्स विद, कौन, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो डील करता है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमने ट्रांजेक्शन्स करी, जो इवेंट्स किए उनको मेजर करता है, और इन्वॉल्विंग जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है हमारा मनी सीधी, और हेल्पफुल हमारे लिए क्या करता है, डेवलप करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि हम डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है अकाउंटिंग की कि सर अकाउंटिंग जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमने ट्रांजेक्शन और इवेंट्स किए जिनके अंदर फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, उसके बेस पे हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन डेवलप करता है, जिसके बेस पे हम डिसीजन, ये जो सर ऑब्जेक्टिव है ना, इसी ऑब्जेक्टिव को हम सर्व करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का, ताकि अल्टीमेटली जो यूजर्स हैं वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके। होता क्या है सर, थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, बार बार ये डिसीजन डिसीजन का आपके माइंड में रहेगा। ये होता क्या है, क्या होता है कि मान लो मिस्टर राम ने, जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी, इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मिस्टर राम ने बिजनेस किया, तो क्या मिस्टर राम ये नहीं जानना चाहेगा कि सर साल के एंड में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, क्या मुझे इस बिजनेस को आगे कैरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जानना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा सर। कैसे पता लगेगा उसको, जब उसको ये नेट रिजल्ट पता लगेगा ना सर, पूरी कहानी में मैंने क्या खोया और क्या पाया, ये उसे पता लगना चाहिए ना सर।
अगर मान के चलो पूरा सब कुछ करने के बाद वो 10 लाख रुपए के लॉस में आ गया, उसने अपना जो 10 लाख रुपए लगाया था वो डूब गया उसका पैसा, सर क्यों करेगा वो बिजनेस? तो ये डिसीजन उसे लेना पड़ेगा। ये डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ही होगा, जो एट रिजल्ट हम उसको देंगे, जो कि सिर्फ अकाउंटिंग के द्वारा पॉसिबल है। सेकंड सर, बैंक ने इनको लोन दे रखा है, मान लो सीसी लिमिट कर रखी है, क्या बैंक चाहेगा, बैंक क्या ये नहीं जानना चाहेगा कि सर ये बंदा प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में है? सर वो कुछ कमाएगा तभी तो बैंक का पैसा वापस दे पाएगा ना, तो बैंक क्यों चाहेगा कि हम इसको लोन दें? बैंक को भी तो दो पैसे बनने चाहिए ना सर, तो उसको भी डिसीजन लेना, बिकॉज ऑफ दैट उसे भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे एम्प्लॉई है सर, आपके पास बंदा काम कर रहा है, क्या वो ये नहीं चाहेगा कि मिस्टर राम का है बिजनेस कैसा चल रहा है, भाई वो लॉस में है प्रॉफिट में, क्योंकि वो कुछ कमाएगा तभी तो इसे दे पाएगा। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी का क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कौन कौन से यूजर्स हैं। ऐसे ही सर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट को भी टैक्स लेना है। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि सर, जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा कि इसने कितनी सेल करी है उसके ऊपर टैक्स मिले? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा इसने नेट प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया? अगर प्रॉफिट कमाया तो भाई टैक्स दो, ठीक है, इनकम टैक्स दो। क्या वो नहीं चाहेंगे? तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो अपना डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग, ठीक है सर। तो इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है क्या? डिसीजन। तो अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज ओनली एंड ओनली जो इन्फॉर्म्ड यूज, जो आपके यूजर्स हैं उनको एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो उसके बेस पे क्या कर सके, डिसीजन ले सके। क्लियर सर? तो ये कहता है कि हर एक बंदा अपनी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रखना चाहता है ताकि अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पे वो डिसीजन ले सके। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैंने एक लाइन हाईलाइट करी, द एम ऑफ द अकाउंटिंग इज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ रेशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर्स, दस कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसलिए अकाउंटिंग को हम बिजनेस की क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? कौन है वो रेशनल और साउंड डिसीजन मेकर्स? मैंने आपको बता दिया, वो गवर्नमेंट है, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके क्या बोलते हैं, लेंडर्स हैं, वो आपके क्रेडिटर्स हैं, वो आपके डेट कस्टमर्स हैं, वो आपके क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयज हैं। ये सब आपके डिसीजन मेकर्स हैं जो आपके फाइनेंशियल्स के बेस पे डिसीजन लेंगे कि सर हमें इस कंपनी के साथ काम करना है या नहीं करना है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है या नहीं करना है। लेटर ऑन हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से यूजर हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सर अब आ गए हम डेफिनेशन के ऊपर, द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जितना हमने अभी तक एग्जाम्पल में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं। अब हम अकाउंट, अब हमारी जो एग्जाम्पल है उसको धीरे धीरे आगे आगे हम डेवलप करेंगे। तो ये सर किसने दी डेफिनेशन? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे हमारे यहाँ पे सी होते हैं वैसे वहां पे सीपीए होते हैं। तो उन्होंने 1961 में ये डेफिनेशन दी। तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसमें कुछ कमियां हैं डेफिनेशन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया कि जनरल के अंदर हम क्या करेंगे सर? रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? जनरल के अंदर सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आफ्टर दैट क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग सर यहाँ पर दूसरा स्टेप आता है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो सिमिलर तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका रेंट होता है, रेंट को हम क्या कर लेते हैं, लेजर के अंदर जितना पूरे साल में रेंट दिया है, जो हमने 11 या 12 ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है, वो सारी की सारी हम क्या कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं आपकी रेंट की ट्रांजेक्शन, ठीक है सर। फिर आपका आता है सर समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है सर। तो ये आपका 3 स्टेप यहाँ पे कवर हुए। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं सर, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी, इसके ऊपर हमने चर्चा नहीं करी, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग उन्हीं की जा सकती है जिनको पैसे में मेजर किया जा सकता है। जिनको हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते उनको अकाउंटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने रेंट एग्रीमेंट किया, तो रेंट एग्रीमेंट करना एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेंट एग्रीमेंट करने को हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते। हमने एम्प्लॉय हायर किया, हमने एम्प्लॉय हायर किया, वो भी एक ट्रांजेक्शन है क्योंकि एम्प्लॉय के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है।
बट उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। हम उसको जो सैलरी देंगे उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसे जो रेंट हम देंगे उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में एंटर करना एक ट्रांजेक्शन है, दैट इज एन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांजेक्शन, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहीं पर यह बात बोलता है कि सर जो भी अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई समराइज करने की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसे की फॉर्म में, मनी में, किसको, ट्रांजेक्शन और इवेंट को। कौन सी ट्रांजेक्शन इवेंट, जो इन पार्ट एटलीस्ट, कम से कम वो फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर की हो, मतलब जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे रहे हो। उसके बाद जो फाइनेंशियल हमने डेवलप किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट हमने बनाया, उनके रिजल्ट इंटरप्रेट करना, उनका जो रिजल्ट आया है कि सर 3 लाख का प्रॉफिट आया, तो 3 लाख का प्रॉफिट क्यों आया है। ठीक है सर, क्लियर हुई यहां तक डेफिनेशन। अब मैं आपको बता दूं ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी सर, हाँ, ये डेफिनेशन आपकी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो मिसिंग था, वो था कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है सर, क्योंकि आपने फाइनेंशियल बनानी है, आपने ये डिसाइड कर लिया अकाउंटेंट ने कि हमें लॉस क्यों आया है, और ओनर को बताया ही नहीं है। जब तक आप ओनर को नहीं बताओगे तो वो डिसीजन कैसे ले पाएगा। जब तक आप इन्वेस्टर को नहीं बताओगे, उनको कम्युनिकेट करोगे, तो वो डिसीजन कैसे ले। जब तक बैंक वाले के पास हम अपने फाइनेंशियल सबमिट नहीं करेंगे तो बैंक वाला डिसीजन कैसे ले सकता है। जब तक हम अपने कस्टमर्स को, क्रेडिटर्स को ये नहीं बताएंगे कि सर हमने इस साल में क्या खोया और क्या पाया है, और हमारी एज ऑन डेट ये पोजीशन है, बैलेंस शीट आपकी स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन होती है, जब तक ये पता नहीं लगेगा तब तक वो कैसे डिसीजन ले पाएंगे। तो कम्युनिकेशन का जो स्टेप है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर मिस। ठीक है सर, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बोला, एज पर द डेफिनेशन अकाउंटिंग इज सिंपली आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, द प्रोसेस स्टार्ट बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स, जो मैंने आपके साथ प्रोसेस डिस्कस किया। ठीक है, वही वाला है, उनको फिर हम रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर ये कहता है जी सिमिलर तरह की जो ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, वो हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। बीच में इन्होंने एग्जांपल डाल दी, फिर इन्होंने बोलता है रिकॉर्डिंग इज डन थ्रू जनरल और सब्सिडरी बुक्स। तो जनरल और सब्सिडरी बुक्स होती हैं। जनरल क्या होता है सर, एक बुक होती है, ठीक है, उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी बुक्स क्या है, उसी जनरल को आगे इन्होंने क्या कर दिया, जैसे जैसे बिजनेस आपका डेवलप हुआ तो इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। एक परचेज बुक बना दी, जो भी क्रेडिट की परचेज है वो सारी उसमें, एक कैश बुक बना दी, जो भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो सारी उसमें, एक सेल बुक बना दी, सेल की ट्रांजेक्शन हम इसमें, क्योंकि सर एक ही बुक के अंदर सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ग्रेजुअली जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है। तो इन्होंने बोल दिया कि सर हमने जनरल या सब्सिडरी बुक्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग की यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। ठीक है सर, उसके बाद फिर इन्होंने क्या कर दिया, आफ्टर ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्डेड दे आर ट्रांसफर टू सेकेंडरी बुक्स कॉल्ड लेजर। अब थोड़ी सी हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे डेफिनेशन को और बढ़ाते हैं। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग बताई, तो रिकॉर्डिंग किसमें होती है सर, जनरल एंड किसके अंदर हुई, सब्सिडरी बुक्स के अंदर, यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग हुई। फिर हमने क्या करता है सर, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। जितनी हमने डेफिनेशन पढ़ी, सिर्फ कम्युनिकेशन का स्टेप ही तो नहीं है सर, बाकी तो सब कवर्ड है, तो इतनी डेफिनेशन को हम एनालाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन का जो स्टेप है सर आपका, वो क्या बोलता है कि सर जो सिमिलर तरह की ट्रांजेक्शन हैं, अब मान के चलो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, या राम ने अपने अकाउंटेंट से एक क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे ये बताओ मैंने पूरे साल में रेंट कब कब दिया है और कितना टोटल रेंट दिया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा सर मुझे ये बताओ पूरे साल में मैंने कितनी सेल करी है, कितनी उधार करी है और कितनी मैंने कैश की करी है। तो सर आप जर्नल उठाओगे, जी 1 तारीख को हमने इतनी सेल करी, 2 तारीख को हमने इतनी सेल करी, 3 तारीख को हमने इतनी, क्या ऐसे करोगे? ऐसे करोगे तो सर सदियां बीत जाएंगी आपको। अब रिलायंस अगर ऐसे करने लग गया, सोच के देखो, या टाटा अगर ऐसे करने लग गया, तो उनका तो काम हो गया ना सर, उनको तो पता नहीं लगा। जीएसटी की आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कितनी सेल अपने मंथ पे करिए, तो कैसे करो? क्वेश्चन आ जाता हाउ विल यू डू। तो क्या करते हैं सर, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एक स्टेप डेवलप किया क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सिमिलर तरह की ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लो रेंट है, रेंट को हम क्या करते हैं, रेंट का एक अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, रेंट अकाउंट।
रेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी हमें यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है सर। ऐसे ही सेल का एक अकाउंट बनाते हैं, सेल की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी हम क्या कर देते हैं यहाँ पे डाल देते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। वो हम आगे फर्दर जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेजर का एक आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो सारी सेल हम यहाँ पे डाल देते हैं, सारा रेंट ऐसे क्या है, हम सिमिलर सारी सैलरी जो होगी उसका एक अलग लेजर बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जनरल से या सब्सिडरी बुक से आपकी पोस्टिंग कर देंगे सारी ट्रांजेक्शन, डेबिट क्रेडिट की सभी, मतलब डेबिट क्रेडिट सॉरी, कैश की और क्रेडिट की दोनों ट्रांजेक्शन इस लेजर के अंदर। क्योंकि क्या होता है सब्सिडरी बुक्स में जो परचेज बुक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की आती है, बाकी सारी कैश बुक में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे हम सिमिलर नेचर की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो जब हमसे कोई पूछेगा सर टोटल सेल क्या हुई, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका बैलेंस आ जाता है और ये बैलेंस जो अमाउंट है हम राम को बता देंगे सर टोटल सेल इतनी हुई। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और ये नॉर्मली होता है सर आपका लेजर्स के थ्रू, पोस्टिंग टू द लेजर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड आपका स्टेप था सर समराइजेशन। समराइजेशन क्या होता है, यहां पर तीन चीजें बनती है, एक आपका ट्रायल बैलेंस, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, एक आपका बैलेंस शीट, एंड एक और चीज यहाँ पे बनती है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये चार चीजें आपकी यहाँ पे डेवलप। तो सबसे पहले आपका बनता है सर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो भी हमने लेजर के अंदर बैलेंसेस डाले उनके सर किसी का डेबिट बैलेंस होगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब किसी का पॉजिटिव बैलेंस होगा, किसी का नेगेटिव बैलेंस होगा। क्योंकि अल्टीमेटली सभी बैलेंसेस का जो टोटल है वो आपका क्या आना चाहिए सर, जीरो आना चाहिए। जस्ट टू आइडेंटिफाई दिस एरर कि कहीं कोई ट्रांजेक्शन मिस तो नहीं हुई, हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं, सारे के सारे जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। ये स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस का बोलते हैं इसको, ट्रायल बैलेंस को। तो ये समराइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है आपका ट्रायल बैलेंस। जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो बैलेंस शीट के बैलेंसेस होते हैं जिनको हम इवेंट्स बोलते हैं वो सारे के सारे, तो ट्रांजेक्शन्स आपकी यहाँ पे मूव हो जाती हैं जो रेकरिंग नेचर की होती हैं। कुछ ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट नेचर की भी होती है, जैसे मान लो डेटर्स को हमने उधार बेच दिया था, सेल वाली ट्रांजेक्शन, अब उससे जब हम कलेक्शन करी तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो बैलेंस शीट की ट्रांजेक्शन है। तो अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास बैलेंसेस बचे, कैपिटल आपके पास बचा, फर्नीचर आपके पास बचा, एसबीआई का लोन आपके पास बचा, वो सब यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे आपकी सेल, यहाँ पे आपकी परचेज, यहाँ पे आपका रेंट, यहाँ पे आपकी सैलरी, जो खर्चे थे जो उस पर्टिकुलर ईयर के खर्चे थे वो सारे के सारे हम यहाँ पे डाल के हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं सर। तो ये जो स्टेप है आपका पूरा का पूरा, ये आपका आ जाता है समराइजेशन के अंदर। मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। क्लियर। इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का स्टेप हम आगे करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ये जो हमने डेफिनेशन करी, क्लासिफिकेशन समराइजेशन किसका, ट्रांजैक्शन इवेंट जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी ही हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन समराइजेशन करते हैं, और फाइनली हम इनका रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम कम्युनिकेट करते हैं। वो वाला स्टेप यहाँ पे मिस है, बिकॉज ऑफ दैट दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट। क्लियर। तो ये ज्ञान मैंने आपको समझा दिया। अब ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन अकाउंटिंग एंड्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स of the financial transaction event, but in the modern world with the diversification of management and ownership, globalization of business and society gaining them more interest in functioning of the enterprises, importance of communication of accounting results has increased। थोड़ा सा एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहूंगा कि क्यों कम्युनिकेशन का स्टेप इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया ब्रीफली कि बैंक को पता होना चाहिए वो आगे लोन दे। सर हम बात करेंगे इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह आप समझना चाहते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का जो डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा और मैं चर्चा करना चाहूंगा। होता क्या है, जैसे मान के चलो, सबसे पहले मैं ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट पे चलता हूँ। फॉरेन की एक कंपनी है, उसको इंडिया के अंदर बिजनेस करना है, तो उन्होंने इंडिया के अंदर एक कंपनी बना दी। ठीक है सर, पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जो उसके अंदर डायरेक्टर्स हैं, द पीपल हु आर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडियन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट हो गए। उन बंदों ने पैसे लगाए हैं, मैनेज कोई और कर रहा है, तो यहाँ पर दे वुड बी इंटरेस्टेड टू नो द रिजल्ट्स।
तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिंदुस्तान में बने उनका कम्युनिकेशन फॉर्म में हमको होना चाहिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन का आपका पार्ट है बिकॉज ऑफ दिस। सेकंड क्या हुआ सर, हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने हिंदुस्तान की, जैसे मान लो रिलायंस है। रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, सेबी की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। अगर मान के चलो आपको वो इन्फॉर्मेशन टाइमली ना दी जाए और साल के एंड में आपने भी कुछ शेयर खरीद रखे होंगे, मैंने भी कुछ शेयर खरीद रखे होंगे, या किसी और ने XYZ ने, पब्लिक ने का भी तो उसमें इंटरेस्ट है ना सर। पब्लिक ने सारा का सारा पैसा अंबानी साहब का तो नहीं है, उनका तो 51% पैसा है, बाकी 49% तो आम जनता का पैसा लगा हुआ है ना। क्या वो लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि रिलायंस प्रॉफिट में है या लॉस में है, कि भाई हम पैसा लगा के रखे, नहीं तो शेयर की वैल्यू डाउन चली जाएगी, उनका पैसा डूब जाएगा। तो उस पॉइंट से जब आप समझोगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है कम्युनिकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको ज्यादा समझ में आएगी, कि आपको जो क्वार्टरली रिजल्ट दिए जाते हैं वो सेबी की रिक्वायरमेंट है कि वो कंपनी आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स बताए, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द रिलायंस, यू आर द ओनर ऑफ द टाटा, यू आर द ओनर ऑफ द SBI बैंक, जिन जिनके पास शेयर है वो ओनर्स है। तो वो नहीं जानना चाहेंगे सर हम इसके शेयर होल्ड करके रखें या इसको सेल कर दें, क्योंकि सर अगर उन्हें लगेगा कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही, कंपनी लॉस में आ रही है, कंपनी कुछ आगे फ्यूचर अच्छा नहीं है कंपनी का, तो लोग क्या करेंगे, वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा सेल आउट कर, वो निकाल के अपने शेयर चले जाएंगे, वहां से पैसा निकाल लेंगे अपना, ताकि उनको लॉस नहीं होगा। तो टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस हमारी बढ़ चुकी है, इसलिए आपका जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स क्यों जरूरी है। देयरफॉर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग इन्फॉर्म्ड जजमेंट हैज आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग के बारे में कुछ और चर्चा करी। उन्होंने बोला द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू द परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय यूजर ऑफ अकाउंटेंट, ताकि यूजर जो अकाउंटेंट्स हैं वो जजमेंट ले सकें, वो डिसीजन ले सकें। तो आइडेंटिफाई करना, फिर उनको मेजर करना, इसमें तीनों स्टेप ले लिए सर, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, किसको, यूजर्स को। तो फिर यहाँ पे इन्होंने बोला फंक्शन के ऊपर बोला, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल। तो ये बोला कि दिस इज द मेजर फंक्शन, कम्युनिकेशन इज द मेजर फंक्शन। सेम ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इसको एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना, दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ आपकी जो नई डेफिनेशन आई, पहले वाली डेफिनेशन आपकी कहां पर खत्म हो रही थी, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में खत्म हो रही थी। द फाइनेंशियल, अब बोलते हैं द अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द पर्संस इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन है। समझ में आई आपकी? मेरे हिसाब से दिस इज योर कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है सर, तो यहां तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब एक बात सोचिए कि क्या आपको ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं होगी। रीजन क्या होगा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाई, क्या हुआ, पहले ट्रांजैक्शन हुई तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया, उसके नतीजे हमें कुछ बैलेंसेस मिले, फर्नीचर, आपका AC, आपका प्रॉफिट लॉस, तो इवेंट्स आपका क्लियर हो गया। इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को, इस रिजल्ट को जानने के लिए कि क्या बैलेंसेस है, क्या प्रॉफिट या लॉस है, हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड हमने क्या किया स्टेप सर, उसके बाद हमने जनरल्स के अंदर इनको रिकॉर्ड किया, उसके बाद हमने लेजर्स के अंदर इनको क्लासीफाई किया। जैसे मैंने बोला कि एक तरह की ट्रांजैक्शन रेंट को आप यहाँ पे कर लो, तो आप उस एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर मैंने क्या बोला सर, ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो सारा का सारा स्टेप यहाँ पे आपका कवर होता है। फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब नीचे हम आगे इसको करेंगे। एंड फिर आपका क्या होता है सर, कम्युनिकेशन, जैसे सेबी क्वार्टरली रिजल्ट देता है उससे आप लिंक कर सकते हो, बैंक को लोन आगे देना है नहीं देना है तो उससे आप लिंक कर सकते हो कम्युनिकेशन को, ताकि अकॉर्डिंगली किसको, यूजर्स को। यूजर मैंने आपको मोटा मोटी बता दिए, बैंकर्स यूजर होते हैं, कस्टमर आपके यूजर होते हैं, क्रेडिटर जो आपको माल दे रहे हैं, भाई आप देने की स्थिति में होगे तभी तो आपको आगे माल देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए। ठीक है, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो भी ऐसी बात, आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्वालिटी गिर जाएगी, तो क्यों आपसे कस्टमर आपके खरीदना चाहिए। दिस इज द
टॉपिक जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से हम कनेक्ट कर सकते हैं और आपको समझ सकते हैं। अब सर यहाँ पे क्या हुआ दो चीज हमने यहाँ पे सीखी, जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग कैसे हुई, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये यूजर का काम है सर, ये अकाउंटेंट का काम है, ये यूजर का काम, ठीक है। तो अभी हम जनरेशन के ऊपर बात करेंगे। जनरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। ये बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। ऑल द ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बता दिया जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, एज एविडेंस्ड बाय सम डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिया। एविडेंस्ड क्या था, परचेज का बिल होगा परचेज के लिए, सेल का बिल होगा सेल के लिए, जो हम पेमेंट करेंगे बैंक स्टेटमेंट से होगा, कैश में करेंगे तो रिसीट हो जाएगी, एसी हमने खरीदा उसका बिल होगा। तो एविडेंस्ड बाय सच डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप, कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया। रिकॉर्डिंग जनरली जो होती है वो जनरल के अंदर होती है। इनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल बुक, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सर रिकॉर्डिंग। पहला स्टेप ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूँ, बस थ्योरी के लिए पढ़ा दिया ताकि एग्जाम में अगर आपको आ जाए तो कैसे लिखना है, एज इट इज ऐसे लिखना है, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद रहेंगे, जनरल आपको याद रहेगी, रिकॉर्डिंग आपको याद रहेगी, एविडेंस आपको याद रहेंगे, सब्सिडरी बुक्स आपको रहेंगे। बाकी तो सर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो। मैंने कभी भी क्रैम नहीं किया, हमेशा पूरी सीए के अंदर मैंने अपनी लैंग्वेज में ही बना के। क्रैमिंग पॉसिबल भी नहीं है सर, कितना क्रैम करोगे, कितना क्रैम, 30 पेज है, बताओ कहाँ तक क्रैम करोगे आप लोग, बताओ मेरे को। क्रैमिंग नॉट पॉसिबल। कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप भी पीडीएफ में इनको हाईलाइट करें और यहाँ से करें। सर ये जो स्टडी मटेरियल है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप किसी भी टीचर की क्लासेस ले रहे हो मैटर नहीं करता, प्लीज आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को एक बार गो थ्रू जरूर करें, यहाँ से इंफॉर्मेशन जरूर लें कि सर अगर आपने कहीं से भी किया और कुछ भी आपका स्टडी मटेरियल अगर आपने नहीं किया और उसकी वजह से कुछ आपका छूट गया तो सर उसके लिए आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इवन आपका अटेम्प्ट भी जा सकता है। तो प्लीज किसी टीचर की बुक पढ़ने के साथ साथ प्लीज आप स्टडी मटेरियल को जरूर जरूर पढ़ें सर। रंग बिरंगे नोट से कुछ नहीं होगा जब तक आप स्टडी। और सेकंड सर, टॉपिक आपको टॉपिक देखना, जो टॉपिक मिस है वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। सेकंड सर, दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का आपको छोड़ना नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी। सर एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर आपके, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका स्टडी मटेरियल से ही बनने वाला है, इससे बार आपका सिलेबस नहीं आएगा। तो सो प्लीज 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 आप इस पर्टिकुलर टॉपिक की पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस समझिए, स्टडी मटेरियल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सर सेकंड आपका जो है वो क्लासीफाइंग का स्टेप है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिमिलर तरह की ट्रांजेक्शन को एक जगह हम इकट्ठा करते हैं, उसको हम लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा, जो हमने रिकॉर्ड किया विद व्यू टू ग्रुप द ट्रांजेक्शन। क्या बोला हमने यहाँ पे, फॉर एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, so put the information in the compact and usable form. The book containing classified information is called ledger. मैंने क्या बोला था, लेजर के अंदर हम पोस्टिंग, जो मैंने अकाउंट बना के आपको दिखाया था टी फॉर्म के अंदर, जिसमें हमने सारी ट्रांजैक्शन सिमिलर तरह की, रेंट हमने एक जगह किया था, सैलरीज हमने एक जगह करी थी, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आप एक तरह कर सकते हो। वही ज्ञान है यहाँ पे लिखा, ऑल एक्सपेंसेस अंडर द these heads after being recorded in the journal will be classified under the separate heads in the ledger। हो गया चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है सर। थर्ड आ गया सर समराइजेशन। इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन ए मीनिंगफुल मैनर टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या बनाते हैं सर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, हम तीनों बोलते हैं। ये स्टेप क्या बोलता है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर useful to the external and internal users of the financial, this process leads to the financial statement। सर एक बात बताएं, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी कर ली, आपने रेंट भी लिख लिया कि सर टोटल रेंट कितना दिया, आपने समराइजेशन भी कर लिया ट्रायल बैलेंस में कि सर टोटल रेंट इतना है, इतनी सैलरी है, ये वो, क्या उसका कोई रेलिवेंस है भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना इससे। मुझे ये चाहिए कि पूरे साल में मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या प्रॉफिट में हूँ या लॉस में, मुझे वो बताओ। और एज ऑन डेट मेरी क्या पोजीशन है वो मुझे बताओ भाई। एज ऑन डेट मेरी नेटवर्थ क्या आ रही है, मैं नेट मेरी एसेट्स जो है वो मेरी लायबिलिटीज से ज्यादा है या मेरी लायबिलिटीज जो है वो मेरी एसेट्स से ज्यादा है।
मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे नहीं पता, आप कैसे करोगे? तो वो स्टेप आपका समराइजेशन में होता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम जो जो ट्रांजेक्शन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मूव करते हैं, जो जो ट्रांजेक्शन हमारी बैलेंस शीट की होती है वो हम बैलेंस शीट में, जो जो नोट ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, सॉरी, जो जो हमारे बैलेंसेस, जो जो हमारे बैलेंसेस जो जो हमारे बैलेंसेस बैलेंस शीट के होते हैं वो हम क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो जो हमारे बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं और नेट रिजल्ट हम वहां से निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या देता है कि सर हमने पूरे साल में क्या खोया क्या पाया, द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन बताता है। और जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो हमें हमारी पोजीशन बताती है कि एज ऑन डेट हमारी नेट पोजीशन क्या है, हमारी एसेट्स हमारी लायबिलिटीज से ज्यादा है या हमारी लायबिलिटीज हमारी एसेट से ज्यादा है। ठीक है सर, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट? सर मान लो एक बंदे ने पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाए, तो उसने क्या कर दिया, 31 मार्च तक आते आते 10 लाख रुपए अपने सारे के सारे उड़ा दिए। ठीक है, उसने पैसा सारा का सारा खर्च कर दिया, जो उसने बचाया वो पूरा का पूरा लगा दिया। सर उसकी नेटवर्थ क्या है? उसने कमा के भी कुछ नहीं कमाया। सर बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, आपकी आज की डेट में आपकी नेट पोजीशन क्या है। क्या आज आप अगर बिजनेस बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, सब अपना सारा सामान सारी एसेट्स लायबिलिटीज बेच दो, तो क्या आपको वो सब कुछ करने के बाद आपके हाथ में कुछ आएगा या उसके बाद भी आपको कुछ देना पड़ेगा लोगों को? ठीक है, तो वो जो पोजीशन होती है वो हमें नेट पोजीशन आपको बनती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जब आप कर देते हो तो आपके पास अपनी नेट पोजीशन है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो इट मींस यू आर इन द प्रॉफिट, आपने रियली कुछ कमाया है, कुछ सेव किया है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, ये आपकी नेट सेविंग्स कितनी हुई है वो आपको बैलेंस शीट से पता लगता है। फ्यूचर के लिए आपके पास कुछ है या नहीं है वो आपकी बैलेंस शीट से पता लगती है, क्योंकि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ एक साल का रिजल्ट देता है, बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड रिजल्ट देता है। 10 सालों की भी अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहोगे ना तो एक पर्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट बनती है, पूरे पिछले 10 सालों में आपने क्या खोया क्या पाया, इकट्ठा होके आपके पास क्या नेट प्रॉफिट आपका एज ऑन डेट तक, नेट नेट आपने क्या कमाया क्या खोया क्या पाया, वो आपकी बैलेंस शीट में आ जाता है सर। ठीक है, वो रिजल्ट्स आपको वहां पे मिलते हैं। तो बैलेंस शीट जो होती है एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, वो आपकी एक पर्टिकुलर डेट को पोजीशन बनाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एक पीरियड के लिए बनता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने जो काम किया उसमें हमने क्या खोया क्या पाया। आगे धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम बैलेंस शीट को पूरा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वो आपको जब बैलेंस शीट हम करेंगे तब मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया आपको, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, वो आपकी नेट पोजीशन बताती है। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपने क्या खोया और क्या पाया है वो बताता है। ठीक है सर, तो वो समराइजेशन में हमने अगले बंदे को बता दिया सर इस साल में आपने ये खोया और ये पाया और ये आपकी एज ऑन डेट तक पोजीशन है, क्योंकि सर वो उसी में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने रिकॉर्डिंग करी क्लासिफिकेशन किया, ये तो हमारे पीछे के स्टेप है। उसको ओनर जो है, बैंकर जो है, क्रेडिटर जो है, कस्टमर जो है, उनको तो फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो इसलिए बोलता है कि हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल यूजर उसको क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है सर, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दो टॉपिक है। एनालिसिस क्या बोलता है, मेथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है मेथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस फिगर given in the following will not help anyone unless they are in the simplified form. For example, all item relating to fixed asset are put in the one place while all item relating to current asset are put in the another place. मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है सर, ये बोलना चाहता है कि सर जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन हमने करी, जो हमारे फाइनली बैलेंसेस आई, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाया, हम उन जो सिमिलर तरह की ट्रांजेक्शन है, पहले हमने क्या किया सर, एसेट का बैलेंस निकाला। अब वो बोलता है कि जितनी फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में क्या हुआ, आपका एसी, आपका फर्नीचर, आपके फैंस, वो सर एक जगह ही रिपोर्ट होनी चाहिए। आपका कैश का बैलेंस एक जगह रिपोर्ट होना चाहिए, कैश बैंक का, आपके डेटर्स एक जगह रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके क्रेडिटर्स, ये सारे के सारे करंट एसेट्स हैं, इनको आप एक जगह रिपोर्ट करो। ठीक है, कहीं ये नहीं है सर आपने कहीं पे प्लांट एंड मशीनरी रिपोर्ट कर रहा है, कहीं पे आप क्या कर रहे हो, बीच में कैश रिपोर्ट कर रहे हो, कहीं पे कुछ रिपोर्ट कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन जो है ऊपर नीचे हो रही है। तो इट इज सेइंग दैट
पुट द ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल्स एट ए वन प्लेस। सिमिलर तरह की ट्रांजेक्शन जो है उनको एक जगह आपको रिपोर्ट करना है ताकि हम उनका मीनिंग निकाल सके कि ये सर इतनी हमारी टोटल जो है वो हमारी करंट एसेट्स हैं, इतनी हमारी फिक्स एसेट है, करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, उसकी एक बेसिक सी एनालिसिस वो कर सके। आपकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर, आपने कहीं पे कैश डाल रखा है, कहीं पे डेटर डाल रखे हैं, कहीं पे आपने फिक्स एसेट में फैन कहीं डाल रखा है, एसी आपने कहीं डाल रखा है, उस बंदे को इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं लग रहा है कितनी आपकी फिक्स एसेट है, कितनी आपकी करंट एसेट है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपरली मेथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको फाइनेंशियल्स में करना है। इट इज कंसर्न विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट, ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल्स हैं वो क्या कर सके, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में और आपकी इसमें। तो आपने सर कुछ रेशियो समझे होंगे, कैसे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल रेशियो जो आपका आता है, नेट प्रॉफिट आपने इतना कमाया है, टोटल सेल आपकी इतनी है, नेट प्रॉफिट का रेशियो आपका क्या है, जिससे वो अंदाजा लगा सकता है कि कंपनी का जो मार्जिन है, नेट मार्जिन आपका कितना है। तो वो एक रीजनेबल एनालिसिस कर सके आपकी, ठीक है। तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट के अंदर हमारी कितनी लिक्विडिटी पोजीशन है, कितनी हमारे पास फिक्स एसेट के अंदर पैसा, सारा का सारा फिक्स एसेट में पड़ा है, लिक्विडिटी है ही नहीं आपके पास, आप बिजनेस कैसे करोगे? इफ यू डू नॉट हैव द फंड, सारा का सारा पैसा आपने क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, और डाल दिया, शॉर्ट टर्म आपके पास पैसा ही नहीं है, हाउ विल यू परचेज द मटेरियल? तो वो एक क्वेश्चन आ जाता है आपकी, ठीक है। आपने लोन ले रखे हैं, खुद का पैसा बहुत कम है, आप सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट में डाल रहे हो, तो एक एनालिसिस हो जाती है। तो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर फॉर्म में खुद डालनी है, ठीक है। दिखाता हूं आपको बैलेंस शीट में भी, एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आता है सर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जो हमने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डेवलप किए, दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग, इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड। हमने क्या किया, सारी एसेट्स एक जगह रखी, सारी लायबिलिटीज एक जगह रखी, ये नेट प्रॉफिट कमाया, ये कमाया, सब इतना नेट प्रॉफिट कमाया, अब करें क्या इसका, क्या करें, ये परसेंटेज आ गई, क्या करें? तो हम क्या करते हैं, आपने कभी देखा होगा जब भी आपको बैलेंस शीट आपके सामने आती है तो आपके पास क्या होता है, दो कॉलम होते हैं यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम। यहाँ पर आपकी सेल लिखी है फर्स्ट ईयर करंट ईयर की, यहाँ पे आपकी लास्ट ईयर की लिखी है। तो वो यहाँ पे इंटरप्रेट कर पाता है, सर ये जो सेल है और ये जो सेल है, वाई देयर इज ए डिक्रीज और इंक्रीज, ये क्यों इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, ठीक है। जो हमने एस्टेब्लिश रिलेशनशिप हमने किया है उसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सर हमारा नेट प्रॉफिट जो था, पिछली बार हमने 10% प्रॉफिट कमाया था, इस बार 12% है, क्यों बढ़ा, इसके पीछे रीजन क्या है, इज देयर एनी रीजन, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस के अंदर, क्यों हुआ, या फिर हमने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो वैसे वाली जो रिजल्ट्स हैं वो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डाटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन दैट मैनर दैट इट विल एनेबल द यूजर टू मेक द मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब पोजीशन आपकी जो है, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के बारे में। तो जितने भी आपके रेशियोज होते हैं वो इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट होते हैं, जहां पर वो इंटरप्रेट कर पाते हैं, सर हमने 10% प्रॉफिट कमाया है, हमने ग्रोस प्रॉफिट इतना कमाया है, इतना हमारा नेट प्रॉफिट है, तो बीच में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमने वहां से वो अंदाजा लगा सकते हैं कि अनवांटेड एक्सपेंसेस कौन से, भाई इतना डाउन कैसे आ गया हमारा प्रॉफिट, हमारी जो सेल पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी सेल हुई है, तो हमारी जो सेल है वो डिक्रीज क्यों हुई है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। हमारी जो नेटवर्थ क्या दिख रही है, हमारी एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है, लायबिलिटीज से कम है, तो हम सारी एसेट्स लायबिलिटी जो हमने एक जगह कॉम्पैक्ट करके लिखी थी एनालिसिस के अंदर, सारी एसेट्स लायबिलिटीज एक जगह लिखी थी, जो उसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो, सब नेटवर्थ हमारी क्या बन रही है, ठीक है सर। तो इस तरह से वो चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं। ये भी हमारा मेनली क्या होता है फाइनेंशियल के अंदर, जैसे बैंकर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, उसको तो यही इन्फॉर्मेशन जाती है। इसके बाद जो इंटरनल पर्पस के लिए इस जो इंटरनल यूजर होते हैं, मेनली मैनेजमेंट जो आपकी होती है, उसके लिए ये जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है ना सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि फर्दर डिसीजन उनको लेने होते हैं, हमें आगे करना क्या है, ठीक है। तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, हमारा जैसे कंपनीज के जो फाइनेंशियल है ना, वो शेड्यूल 3 में बनते हैं। तो शेड्यूल 3 के अंदर उन्होंने एक नया पार्ट और ऐड कर दिया है, क्या कर दिया है, फाइनेंशियल रेशियोज। अब क्या हुआ, पिछले 2 साल से 2 ईयर से क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको स्पेसिफाइड रेशियोज देने ही देने हैं फाइनेंशियल के अंदर। तो उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, तो वो आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। वहां पर क्या एनालिसिस तो आपकी सीधी सीधी बात है, जब फाइनेंशियल आपका बना, आपने इन्फॉर्मेशन लिखी, एनालिसिस वहां पे होगी, इंटरप्रिटेशन वहां पे आ गया,
और उसमें हमें ये भी देना होता है सर करंट ईयर में ये आपका रेशियो है, लास्ट ईयर में ये रेशियो है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट। तो वो जो रीजन हम वहां पे बता रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है सर। तो एनालिसिस में क्या हुआ, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह रखो, उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ, सेल डिवाइड बाय वो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। ठीक है सर। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, नेट वर्थ पोजीशन, रिटर्न ऑन दिस हो गया। हमने जो रेशियो निकाल के दिए वो सारा का सारा आपका एनालिटिकल का पार्ट। अब वो रेशियोज के अंदर वो चीज क्यों हुआ, वो इंक्रीज डिक्रीज क्यों हुआ, वो आपका एनालिटिकल का पार्ट आपका यहाँ पे, वो आपका इंटरप्रिटेशन का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। उसके रीजंस बताना, सर ये हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन यहाँ पे हमें पता लग जाता है। तो ये अब सिर्फ इंटरनल के लिए नहीं, एक्सटर्नल के लिए भी जरूरी हो गया है। तो जो रेशियोज गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उनके रीजन ऑफ दोज वेरिएंसेस वहां पर मांग रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल जो है, बैंकर्स जो हैं, आपके इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको पता लग सके कि सर ये रेशियो में चेंजेस हुआ है। तो वो सारा का सारा पार्ट आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पार्ट आ जाता है। इतने तक आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने तक नहीं है, उसके बाद भी आपका एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेशन का जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है सर। उसके बाद आपका आ जाता है कम्युनिकेशन, क्योंकि सर सीधा क्या होता है, सिंपल आपने प्रॉफिट निकाल के रख दिया, कंपेरेटिव आपने नहीं दिए हैं तो हम नहीं देख सकते। हमको पिछले 2 साल की कंपैरिजन चाहिए साथ में। जब आप कंपैरिजन बराबर पिछले 2 साल के फाइनेंशियल रख के जब आप फाइनेंशियल को रीड करते हो, तो आपकी जो एनालिटिकल जो एनालिसिस पावर है वो और बढ़ जाती है, आप और अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाते हो। ठीक है। उसके बाद में आपने रेशियो देखिए 2 साल के, 3 साल के, फिर आपने उनके रीजन पढ़े कि सर ये रीजन हैं। तो आपकी इंटरप्रेट करने की मतलब एनालिसिस करिए और उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सर ये हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है। तो वो उस लेवल तक हमारी अकाउंटिंग अब चली गई है। और नेक्स्ट स्टेप सर, हमने एनालिसिस कर ली, इंटरप्रेट कर लिया, फाइनेंशियल के अंदर रेशियो डाल दिए, हमने यूजर्स को बताया ही नहीं, बताया ही नहीं तो सर सब कुछ बेकार है, लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, ट्रांसमिशन ऑफ द समराइज्ड एनालाइज इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर अनेबल देम टू मेक द डिसीजन। क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन किसने लेना है सर, यूजर ने लेना है। तो जब तक हम उनको बताएंगे नहीं तो वो डिसीजन कैसे लेंगे। प्रिपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इंक्लूड बिसाइड्स द यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट additional in the form of accounting ratios, ग्राफ्स, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। अब मैनेजमेंट जो है आपकी इंटरनली वो क्या करती है, किसी को अकाउंटिंग का डाटा समझ में नहीं आता तो उनको ग्राफ, सर इस मंथ में इतना, ये ग्राफ्स वगैरह वगैरह। और इवन जब आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना किसी कंपनी की, तो वहां पर उन्होंने क्या क्या फ्यूचर में प्लान किए हुए हैं, कौन कौन सा नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बनेगी। मैं भी आपको रिलायंस की वो दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट, उसमें हम देखेंगे कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं जाता है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाती है। ठीक है। कौन कौन से डायरेक्टर्स हमने लिए, कौन कौन से डायरेक्टर हमारे नहीं है, वगैरह वगैरह, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन फाइनेंस अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ही नहीं, हमें रेशियोज भी वहां पे देने पड़ते हैं, जो फाइनेंशियल में रेशियो इनकॉर्पोरेट कर दी है शेड्यूल 3 के अंदर। ग्राफ्स भी हमें देने पड़ते हैं, ये इंटरनल मैनेजमेंट जानना चाहती है मैनेजमेंट के भाई, ग्राफ्स के थ्रू फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अपनी देते हैं, तो कहाँ से फंड हमारे पास आया, ऑपरेशन से कितना आया, लोन से कितना आया, कैपिटल से कितना आया, वो सब भी वो जानना चाहते हैं। तो ये पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारी वहां पे जाती है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट नहीं जाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी वहां जाती है, रेशियोज भी वहां जाते हैं, एवरीथिंग पूरी डिटेल में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका अकाउंटिंग का क्या होता है सर, एंड होता है आपकी अकाउंटिंग के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो समराइजेशन के पॉइंट पे खत्म हो जाता है। उसके बाद एनालिसिस होती है। ठीक है। हम सारी ग्रुपिंग करते हैं उनकी ट्रांजेक्शन की, एक एक जगह ट्रांजेक्शन को रखते हैं, उसके बाद हम उनकी एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद रेशियो देते हैं वगैरह वगैरह, फिर हम वेरिएंसेस के रीजन बताते हैं, सर ये हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है सर। तो ये था आपका अकाउंटिंग का जो प्रोसेस था, कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक। तो ये एग्जांपल के अंदर हमने समझा, आप उस एग्जांपल को इसके साथ रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट है सर यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये थोड़ा सा पूरा का पूरा पैरा हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। There are the certain users of accounting. Earlier it was viewed that accounting is meant for proprietor or owner. शुरू में क्या होता था सर, जब बिजनेस डेवलप हुआ हमारा तो एक पर्सन बिजनेस कर रहा है बस, ही इज द ओनर, ही इज द मैनेजर, ही इज द एवरीथिंग, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है। तो वो क्या करता था, अकाउंटिंग अपने लिए पर्पज के लिए करता था। अब क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे बिजनेसेस आपके डेवलप हुए तो कंपनीज का जो है काम आया, जैसे कंपनीज आपकी इवॉल्व हुई मार्केट में, कंपनीज का ट्रेंड आया, उसमें क्या होता है
कि जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो दो अलग अलग पार्टीज हुई। तो वहां पर आपकी इंपॉर्टेंस पड़ी। फॉरेन के किसी बंदे ने इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट करी, इंडियन ही उसको मैनेज कर रहे हैं, फॉरेनर ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, तो वहां पर क्या हुआ, ये जो यूजर्स है वो उसका जो स्कोप है वो बढ़ गया। वहां पर यूजर सिर्फ ओनर नहीं, वहां पर यूजर और भी बढ़ गए। वहां पर प्रोपराइटर जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। ठीक है। इट इज नाउ बिलीव दैट बिसाइड द ओनर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, यूजर ऑफ द अकाउंट्स इंक्लूड इन्वेस्टर। आपने रिलायंस में शेयर डाल रखे, क्या आप रिलायंस के प्रॉफिट को नहीं देखना चाहोगे? आपने टाटा के अंदर पैसे डाल रखे, क्या आप प्रॉफिट नहीं देखना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात, रिजल्ट्स जानना चाहोगे। क्या आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात, उसकी बैलेंस शीट देखना चाहेंगे। एम्प्लॉइज, लैंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज एंड पब्लिक एट लार्ज। ठीक है सर, हर कोई जानना चाहता है कि ये आपके यूजर्स हैं, मेन यूजर्स। ठीक है, इसमें कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एयरलाइन कंपनी बोरोज द मनी फ्रॉम ए बैंक, buys oil from the company, sell the tickets to the customers, has the staff to be paid to the salaries, all the group of the people, entities are the key stakeholder in the airline business. They would like to know, understand whether the business of the company is going well. There are the challenges for the company to run the business. वो सब जानना चाहेंगे कि कंपनी की हालात कैसे। ये ज्ञान यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो यूजर आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सर इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, और जो फर्दर टॉपिक होंगे। तो यहाँ तक आज हमने ये हमारी जो क्लास है वो कवर करनी थी, और हमने अपना टारगेट है वो अचीव कर लिया। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको कुछ और एडिशनल अगर आपकी क्वेरी है तो आप अपना कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ क्लास को पूरा देखें, क्लास को जितना हो सकता है आप शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे की जो भी आपकी वीडियोस आएंगी, जो क्लासेस आएंगी, आप उनको देख पाएं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को प्लीज क्लिक जरूर करें, ताकि आपको जैसे मैं क्लास डालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइस।